वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं, सुरक्षित और सकुशल होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलिस्तीन में हो रही योजनाबद्ध तबाही, 57 मुस्लिम देशों की स्थिति और 100 वर्षों के बाद बदली दुनिया और इस्लामी जगत के उभार की। तो कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। अक्टूबर 2023 से गाजा पर बमबारी ने न सिर्फ मासूम बच्चों की जानें ली है, बल्कि इस तबाही का सबसे गंभीर पहलू यह है कि विस्फोटों ने उन बच्चों के भविष्य को भी बर्बाद कर दिया है। स्कूलों पर जानबूझकर बम गिराए गए ताकि जो बच्चे जिंदा बचे हैं वे अगले 5 से 10 वर्षों तक पढ़ाई न कर सकें। खाद्य आपूर्ति रोक दी गई ताकि ये बच्चे, जो फिलिस्तीन का भविष्य हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएं। यह कोई आकस्मिक युद्ध नहीं, बल्कि एक सोची समझी और योजनाबद्ध जनसंहार है। सबसे पहले अस्पतालों को निशाना बनाया गया ताकि घायल और बीमारों का इलाज न हो सके। स्कूलों को निशाना बनाया गया ताकि बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा सके, ताकि अबू उबैदा, याह्या सिनवार, इस्माइल हनिये जैसे कोई भविष्य के नेता न बने और अबू सुफिया जैसे डॉक्टर भी न रहें जो गरीबों का इलाज कर सकें। इसके बाद मस्जिदों और चर्चों को निशाना बनाया गया ताकि जिंदा बचे लोगों को शरण लेने की कोई जगह न मिले। लेकिन एक भी फिलिस्तीनी अपने देश, विरासत या अल-अक्सा मस्जिद को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। फिर अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए गोला बारूद से शरणार्थी शिविरों पर बमबारी की गई, कुछ मुफ्त में, कुछ उधारी पर। इसके बावजूद लोग फिलिस्तीन छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वे खुले आसमान के नीचे रहने लगे, बिना छत के, खान यूनुस से रफा, रफा से बेतलहिया और वहां से सेंट्रल गाजा तक दौड़ते रहे, भूखे, प्यासे, थके हुए। फिर भी एक भी फिलिस्तीनी अपनी जमीन या अपने पूर्वजों की विरासत को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसके अगले चरण में नेतन्याहू ने उनरवा, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया और आधी दुनिया ने फंडिंग बंद कर दी। लेकिन दुनिया भर के लोगों ने सीधे उनरवा को दान देना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनके 48 कर्मचारी शहीद होने के बावजूद उन्होंने गाजा में भोजन, दवा और जरूरी सामान देना बंद नहीं किया। फिर नेतन्याहू ने सीमा को सील कर दिया और खाद्य सामग्री, दवा और सहायता का प्रवेश रोक दिया। नवजात बच्चे दूध के बिना भूखे मर रहे हैं। बुजुर्ग और वयस्क भोजन के बिना किसी तरह जी रहे हैं। फिर भी कोई फिलिस्तीनी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। आज पूरा गाजा खंडहर में बदल चुका है। घर, अस्पताल, स्कूल, चर्च, मस्जिदें सब तबाह हो चुकी हैं। फिर भी फिलिस्तीनी मजबूती से डटे हुए हैं और यही इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। जो कुछ हम देख रहे हैं वह कोई अस्थायी संकट नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर रची गई शैक्षणिक और मानसिक लड़ाई है, जिसका मकसद एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को नष्ट करना है, जिससे गाजा की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना खतरे में पड़ गई है। चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद से 6,25,000 बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। इस समय 6,600 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 45,000 पहली कक्षा के छात्र हैं जिन्होंने कभी स्कूल जाना शुरू ही नहीं किया। गाजा के 95% से अधिक स्कूल या तो क्षतिग्रस्त हैं या पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कई स्कूल अब बेघर परिवारों के लिए शरणस्थल बन चुके हैं। वर्तमान में लगभग 300 बच्चे अस्थायी केंद्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि मूलभूत मानव अधिकारों के विनाश का मामला है। यह गाजा के बचपन का एक धीमा और योजनाबद्ध अंत है, जो बच्चों को ज्ञान और विकास से वंचित कर रहा है। अब बात करते हैं इस्लामी जगत के उभार की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली मिडिल ईस्ट यात्रा के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब ने $600 अरब डॉलर के समझौते किए, जिनमें बड़े रक्षा सौदे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में निवेश शामिल था। चाहे वह सोवियत संघ हो, जायोनिस्ट आतंकवादी हों या इल्यूमिनाटी जैसी गुप्त संस्थाएं, ये संगठन आज या कल की नहीं, 500 से 1000 वर्षों की योजनाएं बनाते हैं। जायोनिस्टों ने उस्मानी सल्तनत को गिराने में 500 साल लगा दिए। उसी तरह उस्मानी खलीफा के पतन से पहले इस्लामी दुनिया भी दीर्घकालिक योजनाएं बनाती थी। लेकिन खलीफत के पतन के बाद बिखरी हुई मुस्लिम दुनिया तात्कालिक योजनाओं से आगे सोचने में असफल रही। अब 100 साल बाद कुछ इस्लामी राष्ट्र अंततः अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और दूरदर्शिता के साथ सोच रहे हैं।
जैसे कि अफगानिस्तान को अभी कुछ ही साल पहले स्वतंत्रता मिली है। माली, चाड, नाइजर जैसे देश हाल ही में आज़ाद हुए हैं। आपने 57 मुस्लिम देशों वाला प्रचार तो जरूर सुना होगा, लेकिन अधिकांश लोग 17 देशों के नाम भी नहीं जानते। सिर्फ कुछ देश, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, तुर्की, यूएई ही वास्तव में स्थिर है। बहरीन, मिस्र, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश आज़ाद होकर भी परतंत्र हैं। लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया युद्ध में है। लीबिया और कई अफ्रीकी देश आज भी अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जब 460 मिलियन जनसंख्या वाले मुस्लिम देश खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, तो 250 मिलियन लोगों की उम्मीदें उन पर टिकाना एक कमजोर तर्क है। लेकिन अब 100 साल बाद इस्लामी देश सीना तानकर खड़े हो रहे हैं, वैश्विक महाशक्तियों को झुका रहे हैं और आगामी 500 से 700 वर्षों की योजनाएं बना रहे हैं। ट्रंप की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा विकसित देशों में नहीं, बल्कि इस्लामी देशों में हुई। इससे पता चलता है कि आज के विकसित कहलाने वाले देश सिर्फ नाम के हैं, असली विकास की चाबी अब मिडिल ईस्ट के पास है। इसी चाबी को हथियाने के प्रयास में फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया पर बमबारी की जाएगी, क्योंकि महाशक्तियां उसे पाना चाहती हैं। ट्रंप की हालिया यात्रा ने 1886 के बाद से सबसे बड़ा बदलाव लाया है। अमेरिका और सऊदी अरब ने $300 अरब डॉलर के सौदे किए, जिनमें एआई, ऊर्जा, खनन और हथियार शामिल हैं। एनवीडिया, एएमडी, सिस्को जैसी टेक कंपनियां सऊदी अरब को चिप्स बेचेंगी और टीएसएमसी वहां चिप निर्माण शुरू करेगी। यह यात्रा सऊदी अरब और अबू धाबी के लिए एक एआई क्रांति है। अगले 10 वर्षों में सऊदी अरब एआई के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बन सकता है। इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सीरिया की अरब लीग में 100 वर्षों बाद वापसी, जो 1918 के बाद पहली बार हुई। ट्रंप ने रियाद में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से हाथ मिलाया, जिन्हें 20 साल पहले अमेरिका ने आतंकवादी कहकर जेल में डाला था। मुसलमानों ने अमेरिका को इतना झुका दिया है कि अब वह इस्लामी दुनिया के बिना खड़ा नहीं।